हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2025 में 12th केमिस्ट्री का पेपर देना है, उनके लिए आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। देखो, ये क्लास जो है 12th केमिस्ट्री का एक मैराथन क्लास होगा। मैराथन क्लास का मतलब ये लगभग 1 घंटे की क्लास होगी और इस क्लास में हम 12th केमिस्ट्री के पूरे बुक के यानी कि पूरे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, यहां पर मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया, आप खुद ही देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस क्लास में हम जो केमिस्ट्री के 3 नंबर वाले प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 नंबर वाले जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इन सबको पढ़ेंगे। और इस क्लास में मैंने उन टॉप क्वेश्चंस को रखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में इस बार डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो अगर आप भी इस बार 12th में हो और 2025 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। देखिए, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक मैं सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा और इसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस को रखा है जो मैंने आपको दिखाया अभी। ठीक है, 1 2 3 करके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें टॉप 10 क्वेश्चन है। लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपके 5-5 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का एक महा मैराथन क्लास। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज के इस क्लास का, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। देखो स्टूडेंट, मैं एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो पूरे चैप्टर का सबसे टॉप क्वेश्चन होगा जो सबसे ज्यादा वीवीआई है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। देखो, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग हेडिंग डालेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक का मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव जो है उबलने लगे, ठीक है, वही क्वथनांक होता है। तो क्वथनांक का उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना या वृद्धि। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि क्वथनांक में वृद्धि। तो ये होता क्या है, ध्यान से समझना जैसा मैं आपको समझा रहा हूं। और इससे पहले भी मैं आपको केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्न की क्लासेस दे चुका हूं। आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। उसमें मैंने राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, जो इस चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था। देखो, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। मतलब क्वथनांक में उन्नयन क्या है, यही आपको यहां पे बताया जा रहा है कि आखिर क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, सिंपल सा अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो किसी शुद्ध विलायक में अगर मान लीजिए आपने पानी ले रखा है, ठीक है, अगर आप पानी को उबालेंगे तो वो जल्दी उबलेगा। और अगर आप उसी पानी में, जैसे मान लो हमने एक बर्तन ले लिया, ये देखो एक बर्तन मैंने ले लिया, ठीक है, इस बर्तन में क्या रखा हुआ है, इस बर्तन में पानी रखा हुआ है। ये देखो पानी रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे बर्तन में क्या है, पानी रखा हुआ है। अब हम नीचे से अगर इसको हीट देंगे थोड़ा सा, अब देखिए अगर हम इस पानी को गर्म करेंगे, मान लीजिए ऐसे हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो पानी जल्दी उबलेगा, तो इसका क्वथनांक कुछ होगा। ठीक है, अब अगर इसी पानी में हम लोग चीनी डाल दें थोड़ा सा, यानी कि 100 ml पानी है, उसमें 50 ग्राम चीनी डाल दें भैया, तब जब ये टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो ये थोड़ी देर में उबलेगा, यानी कि इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगर केवल पानी को उबालोगे तो जल्दी उबलेगा, ठीक है, अगर आप पानी में चीनी डालकर उबालोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसी का मतलब हुआ कि क्वथनांक में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अगर आप लोग विलायक में
कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और इसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। यही जो वृद्धि होती है इसी को हम विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जैसे आप पानी ले लीजिए, विलायक पानी को उबालेंगे तो जल्दी उबलेगा। अगर आप पानी में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे चीनी डाल देंगे तो वो पानी जो है थोड़ा देर में उबलेगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसी को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। देखो क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, डेल्टा टीबी इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है, देखो 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। देखो स्टूडेंट ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये आपका कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहां पे केबी क्या है? केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार जो आपने विलेय बाद में डाला है। ठीक है, यहां पे कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार और कैपिटल एम है विलेय का अणुभार, जो आप विलेय लेंगे उसका अणुभार होगा। तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल से याद रखना। और अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, हम चैप्टर 10 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको पढ़ेंगे। तो यही क्वथनांक का उन्नयन होता है कि जब किसी विलायक में हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसी को ही हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक को उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार, कैपिटल एम है विलेय का अणुभार। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन भी पूछा जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछा जाएगा तो इन सबको इधर ले जाइएगा, केबी का फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, अगर अणुभार पूछा जाता है तो इन सबको इधर ले जाना, अणुभार निकाल लेना। मतलब ये फॉर्मूला हर हाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो क्वथनांक का उन्नयन समझ में आ गया भैया। डायरेक्टली 2 से 3 यानी कि 3 से 4 नंबर में ये पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने समझ लिया। अब सेकंड चैप्टर आपका है विद्युत रसायन, उसका क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारे सेकंड चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। देखो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। लिस्ट में भी मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और यहां पे भी आपको ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो भैया इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, पहले इसको समझ लो। इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु या इलेक्ट्रोड को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्तर पर दिक् स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब जब किसी धातु या इलेक्ट्रोड को, अब इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड आपके सेल में होता है जिसको जो 2 प्रकार का होता है, एनोड कैथोड। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाएगा तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर दिक् स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। उदाहरण समझो, समझ में आ जाएगा। जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, देखो जिस धातु का आपका इलेक्ट्रोड हो उसी का लवण विलयन होना चाहिए। जैसे कॉपर का छड़ है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिससे कॉपर धातु और कॉपर आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ये आपका विद्युत अपघट्य, ये आपका बर्तन है, इसमें विद्युत अपघट्य है। अब इसमें इलेक्ट्रोड रखा हुआ है कॉपर की छड़। जब हमने कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के ही विलयन में डुबोया तो इस कॉपर की छड़ और इस कॉपर सल्फेट विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। देखो मैं सबसे आसान परिभाषा इसकी बताऊं, देखो जब किसी धातु को
धातु की छड़ को, जब किसी धातु मतलब धातु जो होगा वो इलेक्ट्रोड होगा, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ और लवण विलयन दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सिंपल अगर हम लोग समझें तो यही इसका डेफिनेशन होगा। थोड़ा वैसे समझें तो जब किसी धातु को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है, देखो यहाँ पे ये आपका जो धातु की छड़ है ये कॉपर की है और जो विलयन है वो कॉपर सल्फेट है, मतलब उसी धातु का लवण विलयन होना चाहिए तो कॉपर सल्फेट है, यानी कि इसमें भी कॉपर है। ठीक है, तो रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर दिक् स्तर उत्पन्न हो जाता है, मतलब जहां पर ये मान लीजिए यहां पर मिल रहे हैं, ये धातु जो है ये लवण विलयन और धातु, यहां पर इसका एक दिक् स्तर उत्पन्न हो जाएगा जिसके कारण कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट के विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा है। जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है जिससे कॉपर धातु और कॉपर आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। यानी कि कॉपर की छड़ को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा तो कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हुआ जिसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सिंपल भाषा में यही है। जैसे कॉपर आपका सॉलिड होगा, ये Cu2++2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, कॉपर पे ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे +2 हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि कहा गया है ऊपर देखो कॉपर की छड़ और विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। जो कॉपर की छड़ है ये ऋणावेशित हो जाएगी, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा जिसके कारण इनके मध्य विभव उत्पन्न होगा जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। चलो अब तीसरे चैप्टर का तीसरा टॉपिक देखेंगे। समझ में आ रहा है? जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये टॉप रेटेड हैं, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम इसी वीडियो में लास्ट में 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5-5 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन पहले देखते हैं थर्ड चैप्टर का। अब देखिए माय डियर लवली स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखकर ही पहचान गए होंगे ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए। मतलब आपको अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखना है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। चलो दोनों में अंतर पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ये 3 नंबर 4 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, देखो होता क्या है, हम क्या करेंगे कोटि तथा आणविकता में अंतर कुछ ऐसे हेडिंग डालेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। देखो अभिक्रिया की कोटि इस कॉलम में, अभिक्रिया की आणविकता इधर लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस लिखेंगे। फर्स्ट देखो अभिक्रिया की कोटि में फर्स्ट वाला जो टॉपिक है यह एक प्रायोगिक मान है जिसे प्रयोगों से प्राप्त अभिक्रिया के वेग समीकरण से प्राप्त किया जाता है। मतलब अभिक्रिया की कोटि जो है ये एक प्रायोगिक मान होता है जिसे प्रयोगों से प्राप्त अभिक्रिया के वेग समीकरण से हम प्राप्त करते हैं। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? ये एक सैद्धांतिक मान है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ये सैद्धांतिक मान होता है, जैसे अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में जो अभिकारक के अणुओं की संख्या होगी वही अभिक्रिया की आणविकता होगी। ठीक है, दूसरा देखिए कोटि शून्य, पूर्णांक तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। मतलब कोटि जो है वो शून्य भी होती है, पूर्णांक का मतलब जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया 1, 2 भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। आणविकता शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं हो सकती। आणविकता ना तो 0 हो सकती है ना ही भिन्नात्मक होगी। यह केवल प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3 हो सकती है, मतलब एक आणविक, द्विआण्विक, त्रिआण्विक अभिक्रिया ये हो सकती है। बस ये सिंपल सा डिफरेंस है। तीसरा देखो अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध बताती है। मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? ये अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध
बताती है, ठीक है। और आणविकता क्या होती है? अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है, मतलब कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं उन्हीं की संख्या को ही हम आणविकता बोलते हैं। बस यही 3 अंतर आपको लिखना है कोटि और आणविकता में। एक आध अंतर और पूछा जाता है तो आप अपनी बुक से देखकर आप लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है कि कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है। चलो इसको हम हटाते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चैप्टर 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। देखो लैंथेनाइड क्या है, उनके नाम लिखिए। ऊपर भी लिखा है, हमारे लिस्ट में भी ये है। देखो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसको तैयार करना, और अगर आपको ही ऐसे और क्लासेस चाहिए, देखो मैंने एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और क्लास या 2-3 और क्लास लेकर आऊं जिसमें मैं और भी ज्यादा क्वेश्चंस बताऊं, तो बस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है नेक्स्ट वीडियो, केमिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो लिख दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही 2-3 वीडियोज लेकर आऊंगा और आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन नॉट। देखो लैंथेनाइड्स क्या है, उनके नाम लिखिए। देखो लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम यानी कि Ce जिसका परमाणु क्रमांक 58 होता है से लेकर ल्यूटीशियम यानी कि Luz जिसका परमाणु क्रमांक 71 होता है तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड्स हम लोग बोलते हैं। मतलब एफ ब्लॉक के अंतर्गत आपके आते हैं लैंथेनाइड। आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो जो नीचे रखे गए हैं विद्युत रासायनिक यानी कि जो आपके जो श्रेणी होती है, ठीक है, आवर्त सारणी होती है, उसमें 2 नीचे रखे गए एफ ब्लॉक के तत्व को, उन्हीं में लैंथेनाइड्स आता है। इस श्रेणी में परमाणुओं के 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। मतलब लैंथेनाइड्स में इस श्रेणी में परमाणुओं के 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। लैंथेनाइड के कुछ नाम मैं बता देता हूं। लैंथेनाइड्स के नाम निम्न है, जो आपके तत्व हैं सबका मैं नाम बता देता हूं। लैंथेनम, सीरियम, प्रोजियोडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ठीक है, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, आर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटीशियम। देखो भैया याद है, कुछ आप याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए, बाकी इसको हमें लेकर नहीं जाना है। हमें जो भी पढ़ना है यहीं पे पढ़ना है। और ये आपके कुछ लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स हैं। तो लैंथेनाइड्स समझ में आ गए कि लैंथेनाइड्स क्या है और लैंथेनाइड्स के नाम कितने हैं। मतलब लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के जो 14 तत्व हैं उनको हम लैंथेनाइड्स कहते हैं। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। ये लाइन शायद छूट गया था। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी हम कहते हैं। इस श्रेणी में परमाणुओं के 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। लैंथेनाइड्स के नाम निम्न है। देखो इसी में एक संक्रमण तत्व वाला भी टॉपिक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने केमिस्ट्री के और भी क्लासेज आपको दिए हैं। अगर आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। मैंने मैराथन क्लासेज आपको दिए हैं, उसमें और भी ज्यादा मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, तो उसको देखना जरूर सर्च करके, ठीक है, यूट्यूब पर। तो लैंथेनाइड्स के नाम निम्न है, जैसे लैंथेनम, सीरियम, प्रोजियोडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, आर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटीशियम, ठीक है, ये सब आपके नाम है भैया। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। देखो स्टूडेंट, ये मेरे पास नोट्स हैं, मैं नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूं, तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी लिखा है, जैसे मैं लिखूंगा नहीं साथ में, क्योंकि आपको समझने से मतलब है आप समझें, अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है। ये हमारा एक नोट्स है जो मैंने प्रिपेयर किया है, उसी से मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा रहा हूं। तो ज्यादातर चीजें इसमें लिखी हुई आपको ऑलरेडी मिलेंगी, तो उससे आपको क्या लेना देना, मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा सर ने पूरा देख रखा है, सिर्फ बोलते हुए जा रहे हैं, हम आपको समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर 5 उपसह संयोजक यौगिक चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो लिगैंड क्या है, दो उदाहरण भी दीजिए। लिगैंड्स क्या होते हैं, इसके दो उदाहरण भी आपको देना है। लिगैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके केमिस्ट्री में। लिगैंड क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये आपको बिल्कुल से पढ़ लेना है, बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना है। देखो लिगैंड क्या है, दो उदाहरण भी दीजिए। लिगैंड्स क्या होते हैं, हमारे वो लीजेंड नहीं जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं, ठीक है। देखो वे आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगैंड कहलाती है। मतलब वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक से, यानी कि जो उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी हो, वो लिगैंड कहलाती है। मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु से अस्थायी रूप से जुड़ा होता है। उदाहरण देखो समझ में आ जाएगा, जैसे K4FeCN का 6, इसमें जो है Cn माइनस आयन लिगैंड है, क्योंकि यह संकर में केंद्रीय Fe2+ आयन से सीधे जुड़ा है। देखो ये आपका एक उपसह संयोजक यौगिक है K4FeCN 6, ठीक है। ये उपसह संयोजन यौगिक है या फिर संकर यौगिक है। इसमें देखिए जो Cn है यही आपका लिगैंड है। क्यों? क्योंकि ये केंद्रीय आयन, केंद्रीय धातु या केंद्रीय आयन जो Fe है इससे अस्थायी रूप से जुड़ा है, तो यही लिगैंड होगा। जैसे K4FeCN 6, इसमें Cn माइनस आयन जो है वो लिगैंड है। देखो माइनस लगा नहीं है लेकिन Cn माइनस ही हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये संकर में केंद्रीय Fe2+, ये केंद्रीय धातु है, केंद्रीय आयन है Fe2+ आयन से सीधे जुड़ा है। मतलब ये Cn हमारा लिगैंड है जो कि Fe केंद्रीय धातु से सीधे जुड़ा होता है, क्योंकि कहा गया है वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगैंड कहलाती है। तो इसमें जो Cn माइनस हमारा है वो Fe2+ से जो केंद्रीय धातु आयन है उससे सीधे जुड़ी है, तो ये लिगैंड होगी। जैसे देखो K4FeCN का 6, इसमें Fe जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु है, लिगैंड आपका Cn माइनस होगा, क्योंकि ये Cn माइनस जो है Fe यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़ी हुई है, तो यही लिगैंड होगी। एक और एग्जांपल समझेंगे, CuNH3 का 4 इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है आपका, कॉपर है, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर है, और NH3 जो आपका है ये लिगैंड होगा। बस यही तो आपको समझना है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु से या केंद्रीय धातु आयन से सीधे जुड़ी होती है वही लिगैंड होती है। तो यहां पर हमारा NH3 जो है लिगैंड है। समझ में आ गया, कुछ होता नहीं है। तो वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है वही लिगैंड कहलाती है। तो यहाँ पे आपका जो कॉपर है केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे NH3 अस्थायी रूप से जुड़ा है, यही हमारा लिगैंड होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सिंपल सा आंसर दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं लिख कर ले लो, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सबको पढ़ लेना, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं ऐसे बेस्ट में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना भी है, क्योंकि पढ़ाने का काम मेरा है, बताने का काम, मार्गदर्शन कराने का काम मेरा है। अब आप उस मार्ग पे चल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ बड़ा करना है तो कुछ अच्छे से पढ़ना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर 1 से 5 तक हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट केमिस्ट्री हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चलेंगे। चैप्टर 6 से 10 तक के क्वेश्चंस को चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर का क्वेश्चन है। उड्स अवक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। उड्स अवक्रिया क्या होती है? देखो केमिस्ट्री है और उसमें रिएक्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता रे बाबा। तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस होंगे, तो उड्स अवक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखनी है। व्हाट इज उड्स रिएक्शन? उड्स रिएक्शन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अगर आप हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा तो आपकी पढ़ाई अधूरी है, ठीक है। चलो देखो उड्स अवक्रिया होती क्या है। उड्स अवक्रिया देखो इसमें होता क्या है, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है। मतलब आपको एल्किल हैलाइड, देखो RX जो आपका है ये एल्किल हैलाइड है। अब R है आपका एल्किल,
एल्किल हैलाइड है +2Na, इसकी सोडियम धातु से क्रिया हमने कराया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका RR बना, यानी कि एल्केन। दो एल्किल ग्रुप मिलाकर एल्केन बनाते हैं +2NaX। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। देखो एल्किल हैलाइड आपका है RX, R को हम लोग बोलते हैं क्या, ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखो R को हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, देखो R को हम लोग बोलते हैं एल्किल। एल्किल, अब एल्किल का एक फार्मूला होता है, याद रखना, CnH2n+1, ये एल्किल का फार्मूला होता है। जैसे मान लो अगर हम n के जगह पर 1 रख दें, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो n के जगह पर 1 रख दें तो C आपका 1 हो जाएगा, H कितना होगा, H हो जाएगा 2n, 2 यानी कि 2 × 1 + Cn H2n+1+1, यानी कि ये आपका हो जाएगा CH, 2 का 1 से गुणा होगा 2 होगा और 1 3, CH3 आ गया। ये मेथिल है, ये आपका एल्किल है भैया, मेथिल एथिल, जैसे आपका C2H5 ये भी आपका एल्किल है। एल्किल का मतलब जैसे मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल ये सब होते हैं, ठीक है। यहां पे आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है जब, और X आपका क्या है, ये हाइलाइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका है, X हाइड्रोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ये सब आपके हाइड्रोजन होते हैं, तो X के जगह पर आपको इन्हीं सबको रखना है। अब एल्केन बनते हैं भैया, एल्केन को भी थोड़ा सा समझा देते हैं। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है मेरे स्टूडेंट, जैसे CnH2n+2 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 रखें, अगर n के जगह पर 1 रखें तो C का C1 हो जाएगा, H2n 2 × 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि 1 तो लिखेंगे नहीं तो C हमारा अकेले रहेगा, H हो जाएगा, 2 का 1 से गुणा होगा 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी कि 4, CH4 आ गया, ये मेथेन हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 रख दें भैया तो C2H5 आ जाएगा, सॉरी C2H6 हो जाएगा, ये एथेन हो जाएगा। तो यही मेथेन एथेन जो होते हैं ये आपके एल्केन होते हैं। इतना समझ में आया? तो हमने क्या किया है, एल्किल हैलाइड को ले लिया। एल्किल हैलाइड का मतलब हाइलो एल्केन जो होते हैं उनको एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। एल्किल एक्स की जगह पर आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड की जब हम अपक्रिया सोडियम से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन बनता है और सोडियम हैलाइड आपका बाहर निकलता है। अब यहां पे हम एल्किल की जगह पर मैंने बताया था आप मेथिल ले सकते हैं, मतलब एल्किल की जगह पर CH3 आप मेथिल भी ले सकते हैं या एथिल भी ले सकते हैं। तो मेथिल आयोडाइड, X की जगह पर आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, हमने आई ले लिया। तो जब हम एल्किल हैलाइड यानी कि मेथिल आयोडाइड भी आपका एल्किल हैलाइड ही है, ठीक है। इसकी अपक्रिया सोडियम से हमने कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो देखिए क्या बना, CH3 यानी कि 2 एल्किल आपका बना। एल्किल की जगह पर CH3 है तो CH3 यानी कि एथेन बना और सोडियम हैलाइड बन गया। यहाँ पे एक चीज और समझिए, बैलेंस है रिएक्शन की नहीं, ये भी देख लीजिए। CH3 आपका 2 है, यहाँ पे CH3 2 है, I आपका 2 है, यहाँ पे भी I के आगे 2 लगा है, Na आपका 2 है, Na भी 2 है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है। तो यही होती है उड्सफ क्रिया। जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। तो एल्किल हैलाइड हमने ले लिया RX + 2Na, दोनों की 2 मॉलिक्यूल लेंगे, दैट गिव्स आउट RR + 2NaX। अब RX की जगह पर हमने मेथिल आयोडाइड ले लिया, आप मेथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, आप एथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा एथेन ही आपका, उड्सफ क्रिया होना चाहिए। तो हमने मेथिल आयोडाइड ले लिया, इसकी सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा दिया तो एथेन बन गया। यही तो उड्सफ क्रिया है कि इसमें एल्किल हैलाइड की आपको सोडियम के साथ रिएक्शन कराना है और आपका एल्केन बन जाए, बस वही तो है आपका उड्सफ क्रिया। सिंपल सा है कि नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, मैं तो कुछ नहीं समझता हूं। तो एल्किल मैंने आपका सामान्य सूत्र बता दिया, उसको निकालना भी सिखा दिया कि मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल ये सब एल्किल होते हैं। एल्केन में आपके मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन ये सब होते हैं, ठीक है। बस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का।
अब देखिए स्टूडेंट, लिस्ट में जो हमारा 7वां क्वेश्चन है भैया, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। देखो, ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन अगर आपने चैप्टर 7 में नहीं पढ़ा तो आपका पढ़ना बेकार है। ल्यूकास परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी सहायता से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में डिफरेंस करते हैं। देखो, ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, सब में ये क्वेश्चन आता है। देखो, ल्यूकास परीक्षण अब आप में किसी में भी आ जाए, आप इसको समझे रहेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। देखो, ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। मतलब ल्यूकास परीक्षण के द्वारा, ल्यूकास टेस्ट के द्वारा हम एल्कोहल्स में विभेद करते हैं, कौन सा प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी एल्कोहल है। ठीक है, आखिर ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है देख लो। ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों की, मतलब आपको क्या करना है, एल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि इसमें से ल्यूकास अभिकर्मक है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। मैं इसका एक ट्रिक बताऊं कि ल्यूकास अभिकर्मक को कैसे याद रखोगे। देखो, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 है तो आगे सांद्र है और ल्यूकास में पीछे सा है, तो ल्यूकास सांद्र, तो ये आपको ट्रिक से पता चल गया कि सांद्र आगे रहेगा क्योंकि ल्यूकास में सा है। कभी कभी तनु HCl आ जाता है, तो ये ट्रिक याद रहेगा तो आसानी से आप समझ पाएंगे ल्यूकास अभिकर्मक है क्या। तो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 यही ल्यूकास अभिकर्मक होता है। इसके प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर निर्धारित है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि ल्यूकास परीक्षण में हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करते हैं। कैसे करते हैं, हम एल्कोहल को लेंगे और उसकी अभिक्रिया हम ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 से कराएंगे और इसकी जो गति होगी उसी के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। देखो क्या होगा, किसी एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। देखो, आप करेंगे क्या, एल्कोहल आपने ले लिया, उसकी ल्यूकास अभिकर्मक से रिएक्शन कराना है। आपको अगर ये पता लगाना है कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, तो आप एल्कोहल को ले लीजिए, किसी भी एल्कोहल को, जैसे आप C2H5OH को भी ले सकते हैं, CH3OH को भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसकी अभिक्रिया HCl यानी कि सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 से करा दीजिए, तो एल्किल क्लोराइड बनेगा यानी कि RCl आपका बनेगा और H2O जल बाहर निकलेगा। अब जो RCl बना है ये क्या करते हैं, ये धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। अगर आप एल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं यानी कि सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनेगा। अब एल्किल क्लोराइड जो बना है वो धुंधलापन उत्पन्न करेंगे। अब कितने मिनट में उत्पन्न करेंगे उसी से हम पता लगा लेंगे कि भैया ये प्राइमरी है या मतलब प्राथमिक एल्कोहल है या द्वितीयक है या तृतीयक है। ठीक है, मतलब हम एल्कोहल को लेंगे, उसकी ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड बनेगा और जो आपका एल्किल क्लोराइड बनेगा वो धुंधलापन उत्पन्न करेगा। अब तीनों में अंतर कैसे जानेंगे, देखो कमरे के ताप पर जो तृतीयक एल्कोहल होगा वो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होगा। अगर जो हमने एल्कोहल लिया है जिसकी अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराई है, अगर वो तृतीयक एल्कोहल होगा तो तुरंत जैसे ही एल्किल क्लोराइड बनेगा तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। अगर कमरे के ताप पर द्वितीयक एल्कोहल, अगर वो द्वितीयक एल्कोहल होगा तो 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन वो उत्पन्न करेगा। मतलब लगभग 5 या 10 मिनट लग जाएगा धुंधलापन उत्पन्न करने में। तो अगर 5-10 मिनट लगता है तो हम जान जाएंगे ये द्वितीयक एल्कोहल है। और अगर वो प्राथमिक एल्कोहल होगा तो कमरे के ताप पर प्राथमिक एल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते, अतः विलयन पारदर्शक होता है। अगर वो प्राथमिक होगा तो जब रिएक्शन होगा एल्कोहल और ल्यूकास अभिकर्मक का तो जो एल्किल क्लोराइड बनेगा धुंधलापन वहां पे उत्पन्न नहीं होगा, तो वो प्राथमिक होगा। अगर 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न होगा तो वो द्वितीयक होगा। अगर आपका तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होगा तो वो तृतीयक होगा। बस इसी से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है। मतलब हम एल्कोहल को लेंगे, उसकी ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्किल क्लोराइड बनेगा। अब अगर एल्किल क्लोराइड जब बनता है तो वो धुंधलापन उत्पन्न करता है। अगर तृतीयक एल्कोहल होगा तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेगा, द्वितीयक
होगा तो 5 से 10 मिनट लेगा वो। अगर प्राथमिक होगा भैया तो वो बिल्कुल भी धुंधलापन उत्पन्न नहीं करेगा। इसी के बल पर इसी से हम पता लगा लेंगे ये कौन सा एल्कोहल है। समझ में आ गया? ट्रिक है ये। चलो ये समझ में आ गया। अब हम लास्ट में जो देखेंगे मेरे स्टूडेंट, वो क्वेश्चंस आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं। चलो उनको हम देखते हैं और चैप्टर 8 पे हम लोग चलते हैं। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहां पे भी लिखा है, देखो, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। मतलब प्रयोगशाला में हम फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे बनाएंगे। देखो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। अब चूंकि चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें आपको एल्डिहाइड ही बनाना होगा, एल्कोहल नहीं बनाना। ठीक है, तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन करना है और इसकी सांद्र NaOH घोल और अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण के साथ लिखना है। देखो क्वेश्चन दिखने में ही लॉन्ग लग रहा है, तो भैया ये लॉन्ग में आता है और ये 4 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, पहले उसको जानते हैं, फिर उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन होगा, फिर उसको समझेंगे। देखो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाना आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। मैं समझाऊंगा सिर्फ, मैंने पहले ही बताया कि मैंने सब लिखा है ऑलरेडी, आपको समझाना है सिर्फ। देखो, मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। आपको लेना है मेथिल अल्कोहल CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है, इसका 2 मॉलिक्यूल लेना है और इसका ऑक्सीकरण कराना है। देखो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ले लेना है और इसकी प्लेटिनम PT, ठीक है, प्लेटिनम और 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर रखना है और कॉपर चूर्ण को मिक्स करना है और उत्प्रेरित कराना है। मतलब मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा, मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरण की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। यानी कि HCHO का 2 मॉलिक्यूल बनेगा और जल का भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा। HCHO ही है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं। हम मेथिल अल्कोहल का उत्प्रेरित ऑक्सीकरण कराकर फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। तो मेथिल अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल लिया, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल को हम प्लेटिनम और कॉपर चूर्ण के साथ 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल और जल का 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं इसको भी देखते हैं। देखो कॉपर, कार्बन कितना है, 2 है, इधर भी कार्बन 2 है। हाइड्रोजन 3 का 2 से गुणा होगा 6 और 2 8, इधर भी देखिए 2 2 4 और 4 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4, इधर भी कितना है, 2 और 2 4। ठीक है, ये बिल्कुल बैलेंस आपका रिएक्शन है। समझ में आ गया। अब इसकी NaOH, देखो सांद्र NaOH घोल के साथ अभिक्रिया देखते हैं, फिर अमोनिया के साथ हम अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सांद्र NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया को देखते हैं। देखो सांद्र NaOH घोल से अभिक्रिया, देखो फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के सांद्र विलयन से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। अगर आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के सांद्र विलयन से क्रिया कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। देखो हमने क्या किया है मेरे स्टूडेंट, रिएक्शन को समझो सिर्फ। देखो हमने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल को ले लिया, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया करा दी तो यहाँ पे मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। देखो यहाँ से C और 3 H यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि 4 है 3 निकल जाएगा तो CH3O और एक H और CH3OH बन जाएगा। बचेगा क्या आपका, एक H यहाँ पे बचेगा, COONA यानी कि सोडियम फॉर्मेट बचेगा। यही आपका रिएक्शन होगा। मतलब हम जब फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इधर हाइड्रोजन 2 2 4 है, देखो 2 इसका 4 और 1 5 है। इधर इसका देखो 1 1 2 और 3 5 है। ठीक है, कार्बन देखो 2 ही है, इधर भी 1 और 1 2 है। ऑक्सीजन देखो 2 1 3 है, इधर भी 2 और 1 3 है। सोडियम 1 है, इधर भी 1 है। एकदम रिएक्शन बैलेंस है। तो यही है कि फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट आपका बनेगा। अब अमोनिया के साथ भी इसका रिएक्शन कहा गया था तो उसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा।
अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो क्या बनेगा, देखो फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। मतलब अब यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड का हम 6 मॉलिक्यूल लेंगे, अमोनिया का 4 लेंगे, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा CH2 का 6N4 बनेगा, यानी कि यूरोट्रोपिन, जिसको हम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी कहते हैं, और जल बनेगा इसका 6 मॉलिक्यूल होगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। देखो 6 और 6 12 आपके हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 का 4 से गुणा होगा 12 24 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है, 6 का 2 से गुणा 12 और 2 का 6 से गुणा 12 24 इधर भी है। कार्बन देखो 6 है आपका, इधर भी कितना है 6, यहाँ पे देखो 6 कार्बन है, C का 6 लगा है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है भैया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4 है। ये रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन इसको समझना। एक और देख लेते हैं, ये पूछा नहीं गया लेकिन देख लो। HCN से अपक्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया कराएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड HCN के साथ अपक्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है। देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, HCN से क्रिया करेगा तो क्या होगा, देखो HCH आपका हो जाएगा HCH, यहाँ से O और H जुड़ जाएगा, OH ब्रेकेट में हो जाएगा, CN हो जाएगा। इसको फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। मतलब करना कुछ नहीं है, HCH लिख दो, O और H को ब्रेकेट में लिख दो, हाँ, और CN लिख दो, बस हो गया। ये फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो गया। ये चैप्टर नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन। चलिए चैप्टर 9 का 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये हमारे एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में या लघु उत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। मतलब हम एथिलेमीन कैसे बनाएंगे, एथिलेमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2। इसको कैसे बनाएंगे, और इसकी आपको क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH और नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाले रिएक्शंस को भी आपको लिखना है। तो पहले हम प्रयोगशाला में एथिलेमीन कैसे बनाएंगे उसको समझेंगे, फिर एथिलेमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH और नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन को भी जानेंगे। देखो पहले प्रयोगशाला विधि को आप लोग समझिए। देखो प्रोपियोनेमाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य की क्रिया कराने से एथिलेमीन बनती है। मतलब आपको प्रोपियोनामाइड लेना है, उस पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन की क्रिया करानी है, आधिक्य में रहना चाहिए, तो एथिलेमीन बनेगा। यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया भी कहलाती है। देखो इससे 2 बेनिफिट आपको मिलेगा, एक तो आपको एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि पता चल जाएगी, दूसरी अगर आपसे हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया पूछी जाती है तो भी आप इसी रिएक्शन को लिखेंगे। देखो सबसे पहले हमें लेना है प्रोपियोनामाइड। ये प्रोपियोनामाइड का फॉर्मूला है C2H5CONH2। देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो 3 कार्बन से आपका प्रोप होता है, मेथ एथ प्रोप, 1 से मेथ, 2 से एथ, 3 से प्रोप, तो ये प्रोपियोनामाइड है, ठीक है। इसकी ब्रोमीन से यानी कि ब्रोमीन Br2 और KOH यानी कि कास्टिक पोटास के आधिक्य में आपको रिएक्शन कराना है। देखो कास्टिक पोटास के 4 मॉलिक्यूल को मैंने लिया यानी कि इसका आधिक्य है, तो हमने प्रोपियोनामाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन की क्रिया कराई, ठीक है। कास्टिक पोटास की मात्रा ज्यादा है, तो एथिलेमीन आपका बना, मतलब C2H5 यहां से और NH2 यहां से, तो C2H5NH2 हो गया, ठीक है। यहां पे आपका क्या है, K4 है यानी कि K2CO3 आपका, K2CO आपका यहां से CO3 हो गया, और 2KBr, देखो Br यहां पे ब्रोमीन 2 है, पोटेशियम यहां पे 2 मैंने यहां पे निकाल लिया, 2 बचा, तो 2KBr और प्लस 2H2O आपका बनेगा। यानी कि आपको प्रोपियोनामाइड लेना है, उसकी ब्रोमीन और कास्टिक पोटास यानी कि कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा आधिक्य से रिएक्शन कराना है, तो एथिलेमीन आपका बन जाएगा, और K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट एंड KBr और H2O बनेगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं इसको चेक करते हैं, क्योंकि रिएक्शन आपका बैलेंस होना चाहिए। देखो कार्बन का 2 1 3, इधर कितना है 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन 5 2 7 और 4 11 है, इधर है 5 2 7 और
2 का 2 से गुणा 4 11 है, ठीक है। उसके बाद में कार्बन कितना, कार्बन हो गया। नाइट्रोजन कितना है, 1 है भैया, तो इधर भी नाइट्रोजन 1 ही है। Br कितना है, ब्रोमीन 2 है, इधर भी Br 2 है। पोटेशियम 4 है, इधर भी पोटेशियम 2 और 2 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन आपका कितना है, 4 और 1 5 है, इधर भी देखो 2 का 2 इधर है और 3 इधर 5 है, मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल से आपका बैलेंस है। तो आपको लेना है प्रोपियोनामाइड, उसकी अपक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन के साथ करानी है, तो एथिलएमीन आपका बन जाएगा। अब देखो एथिलएमीन के रासायनिक गुण, आपको क्या करना है, 2 चीजें कही गई थी कि इसकी क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ, देखो यहाँ पे लिखा है, और दूसरा नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन लिखो। तो क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ, देखो ये रासायनिक गुण होता है कि मतलब एथिलएमीन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देखो एल्कोहलीय कास्टिक पोटास तथा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड यानी कि C2H5NC बनाता है। यानी कि अगर एथिलएमीन हमारा एल्कोहलीय कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा तो एथिल आइसोसाइनाइड यानी कि C2H5NC बनेगा। देखो कैसे, यहाँ पे C2H5NH2 यानी कि एथिलएमीन की अपक्रिया हमने क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ करा दी, तो हमारा क्या बना, C2H5 यहाँ से हो गया और यहाँ से एक N हो गया, C2H5N हो गया, यहाँ से C हमने ले लिया, C हो गया। 3KCl यानी कि 3 के आपका यहाँ पे है ही Cl, यहाँ पे 3 ले लेंगे तो 3KCl हो जाएगा। 3H2O, देखो 3H आपका यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, H2 और O आपका हो जाएगा। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, मतलब जब हमने एथिलएमीन की क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ रिएक्शन कराया तो एथिल आइसोसाइनाइड बना। देखो इसी रिएक्शन को ही हम कार्बिलएमीन अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखना, कार्बिलएमीन अभिक्रिया भी हम इसी रिएक्शन को कहते हैं, ये अलग से आपका पूछा जाता है। समझ में आया, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं ये भी हम लोग देख लेंगे। देखो कार्बन 2 1 3 है, इधर भी 2 और 1 3 है। हाइड्रोजन 5 2 7 1 8 है, इधर भी 5 और 3 8 है। सॉरी, इधर का हाइड्रोजन कितना है, 5 2 7 1 8 और 3 11 है। इधर देखो 5 और 6 11, 3 का 2 से गुणा 6 11, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। बाकी ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस है, पोटेशियम 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है। तो ये आपका होगा क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ एथिलएमीन की अपक्रिया, इसी को ही हम कार्बिलएमीन अपक्रिया भी बोलते हैं। दूसरा नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया क्या होगा, काफी क्लास लॉन्ग होती जा रही है तो हम थोड़ा अच्छे से जल्दी देख लेते हैं। देखो नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल यानी कि NaNO2 प्लस HCl के साथ गर्म के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रोजन निकलती है और एल्कोहल बनता है। मतलब आप एथिलएमीन की अगर नाइट्रस अम्ल HNO2, ये नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनेगा, C2H5 यहां से ले लिया, यहां से O और H ले लिया, C2H5OH बचा, बन गया, N और N मिलकर N2 बन गया, H आपका 2 बचा था, O यहाँ 1 बचा था, H2O हो गया। मतलब एथिलएमीन की जब आप नाइट्रस अम्ल के साथ NaNO2 प्लस HCl के साथ अपक्रिया कराएंगे तो एथिल एल्कोहल बनेगा, सिंपल सा है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, 2 इधर है कार्बन, 2 इधर भी है, हाइड्रोजन 5 2 7 1 8 है, इधर 5 1 6 2 8 है, इधर नाइट्रोजन 1 और 1 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी आपका 2 है, ठीक है। रिएक्शन बिल्कुल ये बैलेंस है। तो यही था एथिलएमीन बनाने की विधि और उसकी क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ और नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारे लास्ट चैप्टर से है मेरे भाई। चैप्टर का नाम क्या है आपका, जैव अणु। ये देखो जैव अणु चैप्टर का ये क्वेश्चन है। डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। देखो ये जो टॉपिक है आपके बायोलॉजी में भी मिलता है देखने को, केमिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। केमिस्ट्री में आपको 2 प्रकार के अंतर पूछे जा सकते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। तो संरचनात्मक अंतर पहले जानते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखो डीएनए में उपस्थित शर्करा 2-डीऑक्सी राइबोस है, आरएनए में उपस्थित शर्करा राइबोस है, मतलब इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, इसमें राइबोस शर्करा है, ठीक है। डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन पिरिमिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं, मतलब डीएनए में एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन ये सब पाया जाता है। आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं, मतलब डीएनए में जो थाइमिन पाया जाता है वो आरएनए में नहीं पाया जाता, इसमें थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है।
तीसरा, डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, मतलब डीएनए की संरचना जो है वो डबल हेलिक्स होती है, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। द्विकुंडलित, आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, मतलब इसकी एकल कुंडलित होती है। डीएनए कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा शायद ऐसे कुछ इस प्रकार से डबल कुंडलित संरचना, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे कुछ होता है, ठीक। तीसरा, चौथा, डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं, इनका आणविक द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁶ से 16 × 10⁶ U के मध्य होता है। आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, इनका आणविक द्रव्यमान 20,000 से 40,000 U के मध्य होता है। देखो 6 × 10⁶ बहुत हो गया, ठीक है, आरएनए थोड़ा काफी ज्यादा छोटा होता है। तो ये इसके संरचनात्मक अंतर हो गए। क्रियात्मक अंतर में कुछ खास नहीं लिखना है। डीएनए में प्रतिकरण का विशिष्ट गुण पाया जाता है, इसमें प्रतिकरण का गुण पाया जाता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है। आरएनए सामान्यतः प्रतिकरण नहीं करते। डीएनए आनुवंशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना, मतलब आरएनए में आपने सुना होगा कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका भैया अंतर हो गया। तो आज का क्लास कैसा लगा, यहीं पर हमारा क्लास फिनिश होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही क्लासेज अगर आपको चाहिए, पूरे बुक के 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने बताए, पूरे चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक, ऐसे ही क्लासेज मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बस आप सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।